सो अब हम डिस्कस करेंगे अपने जो ट्रायंगल्स हैं बेसिक से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपके मेंस के पेपर में इससे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, आना ही आना है। पी के पेपर में क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको वैसे इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं पहले ही, बीच बीच में मैं चीजों को बस समराइज कर देता हूं कि है क्या, फिर हम इस पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जैसे ए बी सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, बराबर स्मॉल ए, यानी कि त्रिभुज की भुजा तो ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर है। यदि त्रिभुज की तीनों साइड्स बराबर है तो त्रिभुज के तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और बराबर क्या होगा आपका 60 डिग्री। तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, कितने होंगे 60 डिग्री के। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये होंगे त्रिभुज के तीनों एंगल्स। यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज के एरिया की बात करूं, तो एरिया क्या होता है 1/2 ए इंटू ए, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 60, और साइन 60 का मतलब √3/2। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये तो सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे यहां पे ध्यान से देखेंगे। सपोज ये जो है आपका ट्रायंगल ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड्स क्या है इसकी बराबर। यदि मैंने वर्टेक्स ए से डाला साइड बीसी पे परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एडी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बीडी, एडी परपेंडिकुलर एडी। तो सभी को पता है कि यहां पे आपके दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीसी। मैं लिख देता हूं यहां पे कि एडी क्या है आपका एल्टीट्यूड है। एडी क्या है ट्रायंगल एबीसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो एडी एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एबीडी, मुझे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। दोनों ट्रायंगल को यदि मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ट्रायंगल में जो आपकी साइड एबी है साइड एसी के इक्वल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये वाली साइड एडी ये क्या है दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल आरएचएस की प्रॉपर्टी से क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो बीडी की जो लंबाई है वो डीसी के बराबर होगी। अगर बीडी की लंबाई डीसी के बराबर है तो एडी क्या हो गया आपका मीडियन भी होगा। एडी क्या होगा आपका मीडियन यानी मध्य का भी होगा। अगर ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल एडीसी के सर्वांगसम है तो ये एंगल आपके दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एडी आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। एडी क्या होगा एंगल बाइसेक्टर भी होगा। कोई डाउट? दोनों ट्रायंगल क्या सर्वांगसम है, ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये एल्टीट्यूड था, ये मीडियन भी हो गया, एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। अगर आप एडी को ध्यान से देखो तो डी क्या है साइड बीसी का मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ये जो एडी है, ये जो एडी है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है साइड बीसी का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो यदि मैं ध्यान से देखूं, एडी आपका एल्टीट्यूड भी निकला, एडी आपका मीडियन भी निकला, एडी आपका एंगल बाइसेक्टर भी निकला, एडी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकला। सेम टू सेम आप देख सकते हो, अगर मैं यहां से बीई से एल्टीट्यूड डालूं तो ये भी आपका क्या निकलने वाला, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा। यदि मैं इस तरीके से एल्टीट्यूड डालूं आपका सीएफ, तो सीएफ भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, मीडियन होगा, और तीनों एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो यदि ये तुम्हारा एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। यदि आपके एंगल बाइसेक्टर का भी इंटरसेक्शन है तो यही इन सेंटर होगा। यदि आपके ट्रायंगल के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन है तो यही आपका सेंट्रोइड जी होगा। यदि आपके तीनों ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है तो यही आपका सर्कम सेंटर ओ होगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपके ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये बात आपको पता है, इसमें कोई समस्या किसी को? क्लियर है, सबको बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जैसे यह है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने फिर से, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। हमने यहां से डाला परपेंडिकुलर एडी, तो ये डाल दिया परपेंडिकुलर एडी। ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों हाइट क्या होती है, बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। चलिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड ए हैं तो ये डीसी है तुम्हारा मीडियन भी है, ये कितना हो जाएगा डीसी आपका a/2। यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट एडी की बात करूं तो एडी बराबर क्या हो जाएगा √a² माइनस a²/4। तो एडी क्या हो जाएगा √3/4a², यानी कि √3/2a। एडी कितना हो गया √3/2a। एडी कितना हो गया √3/2a। ये हो गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। पाइथागोरस थ्योरम से देखा ना, ये साइड कितनी स्मॉल है, ये साइड कितनी a/2, तो पाइथागोरस से एडी कितना है √3/2। तो ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। ये क्या होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। कोई डाउट है इसमें? चलिए यहां पे होगा आपका सेंट्रोइड जी। यहां पे क्या होगा आपका सेंट्रोइड जी की हाइट भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ ही। तो जीडी और एजी सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है, ये बात सबको पता है। सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियंस को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो यदि मैं जीडी की बात करूं तो ये आपकी हाइट का 1/3 यानी कि इन रेडियस। यदि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की
इन रेडियस की बात करो तो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 यानी कि a/2√3, ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस। यदि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस की बात करो तो वो होती है हाइट का 2/3 यानी कि a/√3, हाइट का 2/3 यानी कि a/√3। तो ये हो गया आपका एजी से जीडी का रेशियो 2:1 होगा। एजी आपकी सरकम रेडियस 2 यूनिट, जीडी आपकी इन रेडियस 1 यूनिट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 निकालोगे तो रेडियस आ जाएगी और 2/3 निकालोगे तो आपकी सरकम रेडियस आ जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फॉर्मूले दोनों, इन रेडियस और सरकम रेडियस का इक्विलेटरल ट्रायंगल की। कहां से आया वो भी, कोई समस्या यहां पे किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज देखते हैं, यहां तक तो सबको समझ में आया है। चलिए सपोज ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के अंदर ये बना है आपका इन सर्कल, ये हो गया आपका इन सर्कल। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल, ठीक है भाई। और यहां पे एक छोटा सर्कल हमने और बना दिया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इन दोनों सर्कल की जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा। मैं आपको इसको कई तरीके से प्रूफ करके बता चुका हूं, मैं आपको एक बार और बताता हूं, ध्यान से समझेंगे सब लोग, ठीक है, जैसे इस तरीके से। चलिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ABC, यदि मैं इसमें कहीं भी कोई पैरेलल लाइन खींच दूं, मैंने DE पैरेलल लाइन खींच दी, DE जो है BC के पैरेलल है, किसी भी साइड के पैरेलल आप एक और लाइन खींच दो तो एक जो दूसरा ट्रायंगल बन के आएगा वो भी समबाहु त्रिभुज ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल 60 है तो आपका एंगल DB 60 होगा, अगर ये एंगल C 60 है तो आपका एंगल EB 60 होगा, और ये एंगल A ये तो 60 है, 60 60 60 ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE ये भी क्या होने वाला है आपका समबाहु त्रिभुज होने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो यदि हम इसको यहां से इस तरीके से मिला दें टेंजेंट पॉइंट से, तो ये सपोज हमने DE मान लिया, तो DE भी क्या बनेगा आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ADE भी क्या होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज। और ये सपोज हमने मान लिया यहां पे ये F पॉइंट है, AF की लंबाई को सपोज हमने थोड़ी देर के लिए 9 मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने 9 मान लिया। इन रेडियस AF इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 9 मान ली, ये आपका सेंटर सपोज ये O2 है और ये O1 है, तो O2F क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस 9 का 1/3, हाइट का 1/3 कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, 3 और 3 6, और ये फिर डिस्टेंस कितनी बची? ये भी 3 बची, 3 और 3 6 और 3 9, 9 हो गया। समझ में आया सबको? ये 3 ADE भी एक क्या है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ये इन सेंटर है। अगर हाइट 3 है तो इसके इन सेंटर ये जो इन सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1, इसकी रेडियस 1 और इसकी रेडियस 3, तो दोनों की रेडियस का रेशियो कितना आया 1:3। दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना है 1:3, और इनके एरिया का रेशियो कितना आएगा 1:9। तो रेडियस का रेशियो 1:3 होगा दोनों सर्कल्स की, और इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:9। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। ठीक, चलिए एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट बता रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि साइड ए हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि साइड ए हो तो आपको उसका जो हाइट होगी, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी √3/2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऊंचाई होगी, तीन ऊंचाइयां बराबर √3/2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि हम इन रेडियस की बात करें, यदि हम इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस हो जाएगी a/2√3। यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस की बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो सरकम रेडियस हो जाएगा a/√3। यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा √3/4a²। यहां पे बात सबको समझ में आती है? यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को सपोज हम 2 यूनिट मानते हैं तो हाइट कितनी आएगी फिर √3, हाइट कितनी आएगी फिर √3 उड़ाओ, तो और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस हो जाएगी 2/2√3 यानी कि 1/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 2√3, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? देखो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा √3। कोई डाउट इसमें? ये बात एक कॉम्बिनेशन सबको समझ में आता है? वेरी गुड। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपकी सपोज k टाइम्स होती है, मतलब 2 से k टाइम्स यानी कि 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, तो k क्या आपका स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो आपकी हाइट भी क्या हो जाएगी k टाइम्स, आपकी रेडियस भी क्या हो जाएगी k टाइम्स, आपकी सरकम रेडियस भी क्या हो जाएगी k टाइम्स, और आपका एरिया क्या हो जाएगा k² टाइम्स, आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा k² टाइम्स। कोई समस्या इसमें किसी को? k² गुना हो जाएगा। कैसे? इसका आप यूज कैसे करोगे? आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक कॉम्बिनेशन याद है तो आप इजीली कर लोगे। जैसे आपसे पूछा गया कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 28 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताओ, तो आप फॉर्मूला लगाना शुरू करोगे। जबकि आपको पता है कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया होता है √3। यहां पे साइड दी है आपको 28, यानी कि साइड 14 गुना दी है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो एरिया हो जाएगा 196√3, k² टाइम्स होगा। कितना इजीली आपने निकाल लिया। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी है आपको 16 सेंटीमीटर, आपसे पूछा कि उसकी सरकम रेडियस बताइए। आपको पता है कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो सरकम रेडियस जो होती है वो क्या होती है आपकी 2/√3। यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16 दी है, कितनी दी है 16, तो 8 गुना है, 8 टाइम्स है, तो सरकम रेडियस भी 8 गुना यानी कि कितनी हो जाएगी 16√3, 16√3।
कोई डाउट इसमें, किसी तरह की कोई समस्या? इस तरीके से आप इसका यूज इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है ना। चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। आपके पास सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इनसाइड आपका एक पॉइंट P है। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से आपने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले, तो ये देखो तीनों साइड पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे आप, कोई डाउट इसमें, तीनों साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाले। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हैं, A और A। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? ठीक है, तीनों साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाले हैं A। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर तीनों साइड पे डाले के परपेंडिकुलर की लंबाई आपको दी है सपोज H1 H2 H3, H1 H2 H3, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P से आपने तीनों साइड AB BC CA पे परपेंडिकुलर डाला, और इन डाले गए जो परपेंडिकुलर उनकी लंबाई H1 H2 H3 है। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h हो, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h हो, तो रिलेशन होता है स्मॉल h बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3, ये रिलेशन होता है, स्मॉल h बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट h हो और इन तीनों एल्टीट्यूड H1 H3 H3 की लंबाई आपको पता है, तो h बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा। क्लियर, कोई समस्या? इस पे पेपर में कई बार सवाल बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये आया कहां से। यदि आप P पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को मिला दो, P पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को मिला दिया आपने, तो आप देखते हो यहां पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो तीन ट्रायंगल से मिलकर बना, छोटे छोटे, कौन से? ट्रायंगल APB, ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल APC। तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इन तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है कितना? √3/4a²। क्लियर है, कोई समस्या? यदि मैं ट्रायंगल BCP के एरिया की बात करता हूं, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस A, और इसके ऊपर हाइट क्या है? H1, 1/2 A H1। यदि मैं ट्रायंगल APC के एरिया की बात करूंगा, तो बेस है A और उसके ऊपर हाइट है H2। यदि मैं ट्रायंगल APB के एरिया की बात करूं, तो बेस है तुम्हारा A और हाइट है आपकी H3, 1/2 A H3। कोई समस्या? यहां पे √3/4 A² का मतलब A इंटू A, यहां से क्या कॉमन है आपका भाई? 1/2 A कॉमन आया। क्या कॉमन है? 1/2 A। अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? H1 प्लस H2 प्लस H3, ये बचा 1/2 A H1 प्लस H2 प्लस H3। देखिए, A से आपका एक A कैंसिल हो गया, 2 से 4 आपका 2 बार कट गया, क्या बचा? √3/2 A बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3, यही है। √3/2 A बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। और √3/2 A होता क्या है? यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ही होती है √3/2 A, जो कि स्मॉल h। तो स्मॉल h बराबर आ गया H1 प्लस H2 प्लस H3, स्मॉल h बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3, ये होगा। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट स्मॉल h हो, तो h बराबर हो गया H1 प्लस H2 प्लस H3, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको यदि लिखनी हो स्मॉल a की वैल्यू, तो स्मॉल a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2/√3 को तो शिफ्ट कर देंगे √3/2 को, तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2/√3 ब्रैकेट में हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, a बराबर 2/√3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। कोई समस्या? a बराबर 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला पे याद करोगे तो किसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, √3/2 में या 2/√3 में। आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की तीनों साइड्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो H1 H2 H3 है, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट h है, तो h बराबर क्या होगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही बताओ, तो अभी अभी मैंने निकाला कि साइड स्मॉल a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की वैल्यू आ गई H1 H2 H3 की टर्म में, 2/√3 H1 प्लस H2 प्लस H3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यदि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए, तो एरिया तो √3/4 A² होगा, √3/4 A² A की वैल्यू क्या है? ये तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4/3 H1 प्लस H2 प्लस H3 का स्क्वायर, H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कट गया, √3 से 3, 1/√3 टाइम्स कट गया, सो 1/√3 इंटू H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, H1 H2 H3 की टर्म में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब बताइए कोई समस्या? ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो बेसिक बेसिक सी बातें वो आपको ऑलरेडी आती हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस पे हम करेंगे क्वेश्चंस, थ्योरी इसमें कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा खास है नहीं, ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ध्यान से। ओके, ABCD जी स्क्वायर, एंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैट के पेपर में भी आया, सीजल में भी आ सकता है, और बहुत आसान सवाल है। ABCD जी स्क्वायर एंड CDE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आउटसाइड द स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BEC? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है, तो पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर, ठीक है,
और उस पे CDE जो है तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर के बाहर है। तो ये हो गया ABCD, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है सबको, और स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चारों साइड्स क्या होंगी स्क्वायर की इक्वल होंगी। अब CDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्क्वायर के बाहर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा आपका इस तरीके से, ये हो गया CDE इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, क्योंकि जो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है DC, तो ED EC DC तीनों आपस में बराबर बराबर होनी चाहिए। पूछा है आपसे एंगल BEC यानी कि आपसे बी से हम इस तरीके से ई को मिलाएंगे, एंगल BEC, इस छोटू एंगल की वैल्यू आपसे पूछिए, एंगल BEC छोटू एंगल की वैल्यू आपसे पूछिए। देखो बहुत आसान सवाल है, बच्चे देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर का ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, स्क्वायर का ये एंगल कितने का होगा 60 का, और 90 प्लस 60 टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होगा 150 डिग्री का। टोटल 90 प्लस 60 कितने का, 50 डिग्री का, भाई स्क्वायर 90 इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 टोटल 150 हो गया। यदि मैं ट्रायंगल BCE त्रिभुज BCE को ध्यान से देखूं तो EC और BC आपस में बराबर है, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वही स्क्वायर की साइड है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ये एंगल 150 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा 30 डिग्री बचा। अगर बाकी दोनों एंगल का सम 30 डिग्री बचा और दोनों इक्वल इक्वल भी होना चाहिए, तो ये एंगल आपका फिर कितना आ गया 15 डिग्री का। एंगल BEC जो आपसे पूछा था इसका आंसर क्या आपका 15 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक, तो आपके पास है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया आपका ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ABC, एंड CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। आपने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा है, ये एंगल बाइसेक्टर है CD इज द एंगल बाइसेक्टर। इफ DC इज प्रोड्यूस्ड टू E, ठीक है, DC को आगे बढ़ाया जाता है E तक सच दैट AC बराबर CE। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी और एंगल तीनों क्या होंगे तुम्हारे 60 60 60 के होंगे। अब DC को आगे बढ़ाया, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा, DC को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि D पॉइंट से C पॉइंट की ओर आगे बढ़ाया जाता है। ये रहा D, ये रहा C, आगे बढ़ाया गया इसको E पॉइंट तक। तो इस तरीके से आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से कि AC बराबर CE, जो लेंथ AC की है वही लेंथ आपकी CE की है। पूछा है आपसे एंगल DAE, तो देखिए ये एंगल आपने इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, किसको A से E को मिलाना पड़ेगा, तो हमने ये मिला दिया। ठीक, आपसे एंगल DAE मतलब कंप्लीट इस एंगल के बारे में पूछा है कि एंगल DAE कितना होगा। तो कुछ भी सॉल्व करने की ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चंस के ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि इसका आंसर 75 डिग्री है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये एंगल 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा ही है, और एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो 60 डिग्री से बड़ा है 75, और यही आपका आंसर हो गया। बात खत्म। देखिए कितना सरल सवाल था। यदि आपको मेथड से करना है तो बहुत ईजी है। CD क्या है भाई आपका एंगल बाइसेक्टर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना का होता है 60 60, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितने को जाएंगे 30 30 के हो जाएंगे। ये DC एक स्ट्रेट लाइन है, अगर 30 है तो ये एंगल फिर कितने का बचा 150 डिग्री का बचा, 150 डिग्री का कितने का बचा 150। यदि मैं ट्रायंगल ACE त्रिभुज AC को ध्यान से देखूं 150 है, बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा 30 डिग्री। दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने का हो गया 15 का, ये भी 15। पूरा कंप्लीट एंगल आपसे पूछा है कि कंप्लीट एंगल DAE कितना है, तो 60 प्लस 15 कंप्लीट एंगल हो गया आपका 75, बी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट? तो बहुत आसान इजी क्वेश्चंस हैं सारे स्टार्टिंग में अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD जो स्क्वायर देख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, BEC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो BEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। EF इज परपेंडिकुलर टू DC, EF आपका DC पे परपेंडिकुलर है। आपसे एंगल DEF यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा है कि एंगल DEF की वैल्यू क्या है, इस एंगल की वैल्यू क्या है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड पहली बात तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो भी स्क्वायर की साइड के बराबर हो जाएगी। ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल कितने का इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60, तो ये एंगल कितने का बचा 30, कितने का बचा 30 डिग्री का, कितने का बचा 30 का। अगर ये 30 90 है तो ये एंगल फिर कितने का बचा 60 डिग्री का, 60 30 90 60। अगर मैं ट्रायंगल EFC को ध्यान से देखूं, त्रिभुज EFC को, ये 30 90 तो एंगल कितने का बचा 60 का। सो सिंपल। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप ट्रायंगल DEC त्रिभुज DEC को देखो तो त्रिभुज DEC आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया आपका D, ये हो गया E और ये हो गया आपका C, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, इस तरीके से दिखाई देगा। EC इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, DC स्क्वायर की साइड है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा 150, लेकिन दोनों एंगल इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 75, ये एंगल भी कितना आ जाएगा आपका 75। तो ये जो एंगल है आपका टोटल कितना आ गया 75 डिग्री। एंगल DEC कितना आ गया 75, एंगल DEC 75 आ गया। ये जो एंगल है FEC है तो 60 डिग्री है, तो एंगल DEF कितना बचा, फिर वो बचा आपका 75 माइनस 60 यानी कि 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 15 डिग्री। क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन में बस ऑब्जर्व करना होता है कि कौन से जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल और स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए आसान है, आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको देखने में इजी लग रहा होगा, पर यदि आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप इसमें गलती कर सकते हो। इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर, नहीं सॉरी PQRS होगा, PQRS स्क्वायर एंड RST एंड PSZ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, द PQ की लंबाई 7 हो तो TZ की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो बनाते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर PQRS। सो PQRS बन गया एक वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है साइड SR पे, तो इस तरीके से अंदर की तरफ बना हुआ है STR। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड और स्क्वायर की साइड आपस में बराबर होंगी।
एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है PZS, लेकिन वो बना हुआ है आपका स्क्वायर के बाहर कुछ इस तरीके से, वो बना हुआ है आपका स्क्वायर के बाहर इस तरीके से, ये हो गया आपका PZS। आपको स्क्वायर की साइड PQ की लंबाई कितनी दे रखी है? PQ की लंबाई दी है 7, तो PQ के 7। आपसे पूछा है ZT, तो ZT मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछी। अब समझ में आया, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा वैसा नहीं, आपसे ZT पूछा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर स्क्वायर की साइड 7 है तो चारों भुजाएं स्क्वायर की साथ साथ होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है STR, ये 7 ये 7 ये 7, STR की तीनों साइड भी साथ होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है PSZ, PS7 PZ7 ZS7, यहां पे जितनी भी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर सारी साइड साथ है। आपसे पूछा ZT। देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है भाई आपका, ये 60 डिग्री का है, ये कितने का आपका 60 का, कोई डाउट? फिर ऊपर एंगल कितने का बचा, ये बचा 30 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का एंगल 90 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ZSP का ये एंगल कितने का है आपका 60 डिग्री का, कितने का है 60 डिग्री का, कोई समस्या किसी को? तो कंप्लीट एंगल ZST कितने का हो गया 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, दिस एंगल इज 90। ZST कितने का हो गया 60 प्लस 3 90 डिग्री का एंगल हो गया। देख सकते हैं दिस एंगल ये कंप्लीट कितना हो गया, यहां से यहां तक 90 डिग्री का हो गया, 60 प्लस 3 90। अगर आप ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ZST, त्रिभुज ZST को ध्यान से देखो, तो ZS की लंबाई वही है जो आपकी TS की लंबाई है, ZS की लंबाई वही है जो आपकी TS की लंबाई है, क्योंकि ZS भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर की साइड PS पे बना है, STR भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो स्क्वायर की साइड SR पे बना है, दोनों की साइड बराबर है। तो यदि मैं ट्रायंगल ZST को ध्यान से देखूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ZST के बराबर ये एंगल 90 है, तो बाकी दोनों के एंगल का सम भी कितना बचा 90 है, तो दोनों एंगल हाफ हाफ कितने कितने के होंगे 45 डिग्री के होंगे, ये एंगल भी 45 ये एंगल भी 45, यानी कि ये जो आपका ZST है ये क्या है आपका 90 45 45 ट्रायंगल है। इसमें आपका ये ST भी 7 है और ये आपका ZS भी 7 है, तो 45 डिग्री के सामने दे रखा है आपको 7, आपसे 90 डिग्री के सामने ZT की वैल्यू पूछे, 90 डिग्री के सामने कांटा दूरी पूछे, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा आपका 7√2, 7√2, और ये आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 7√2। क्लियर है? कोई डाउट होगी? 90 45 45 का कॉम्बिनेशन दोनों सबको याद है, 45 45 के सामने की भुजाएं इक्वल इक्वल 1 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट होता है, ये 7 है, तो ZT कितना आएगा आपका 7√2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत शानदार सवाल है, और आपके एसएससी सीजीएल 2017 जो मेंस का पेपर हुआ था उसके लगभग हर शिफ्ट में हेक्सागन से एक सवाल जरूर पूछा गया था, और वो सारे सवाल आपके क्वांटम कैट जो सर्विस कुमार वर्मा की बुक आते हैं उसमें दे रखे थे, ठीक है ना? तो वहीं से ये सवाल है और बहुत आसान है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखना। An equilateral triangle of area 300 centimeter square is cut from its 3 vertices to form a regular hexagon. Area of hexagon is what percent of the area of triangle? तो आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, आपके पास है एक ट्रायंगल, इस तरीके से हम बताते हैं, एक सेकेंड, यस, ये है आपका ट्रायंगल ABC, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसका एरिया भी दे रखा है, तीनों वर्टिसेस से क्या किया जाता है, इज कट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हेक्सागन में 6 साइड होती है, 6 की 6 साइड इक्वल होती है, तो तीनों वर्टिसेस से हम इस तरीके से छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल काटेंगे जिससे कि आपका एक हेक्सागन मिले। यदि आप इस फिगर को देखोगे, यदि आप इस फिगर को देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया आपका हेक्सागन बन गया। मैं नाम देता हूं इसका PQRSTU, ये आपका हेक्सागन बन गया। किसी को कोई समस्या? PQRSTU आपका हेक्सागन बन गया। क्लियर है? तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों से 3 ट्रायंगल काटे और आपका रेगुलर हेक्सागन बन गया। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 6 साइड होती हैं, और रेगुलर हेक्सागन का हर, ये देखो 6 इसमें साइड होती है, 6 की 6 इक्वल होती है, और रेगुलर हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। ये एंगल भी 120 का होगा, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का 120 डिग्री का होगा, कि सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। किसी भी पॉलीगन के सारे बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यदि मैं, ये रेगुलर फिगर है तो ईच इस एक्सटीरियर एंगल आपका इक्वल होने वाला है, 6 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, टोटल सम 360 है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल फिर 360/6 यानी कि 60 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 60 का है तो ये सब कितने के बचे आपके? 120 120 120, इस तरीके से आपका होता है रेगुलर हेक्सागन, आपको पता होगा। यदि आप ये देखो रेगुलर हेक्सागन का ये सेंट्रॉइड मान लो, ग्रेविटी सेंटर यहां पे, तो यदि आप मिलाओगे तो ये देखिए इस तरीके से रेगुलर हेक्सागन जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, 120 है तो एंगल आपका हाफ हाफ 60 का बचेगा, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है, सबकी साइड इक्वल होती है। रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है भाई? चलिए अब यहां से आपको बनाना है ये रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए, तो अगर 120 है तो एंगल 60 के बचे, ये 60 ये 60 ये 60 है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे देखेंगे आप, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, ये 60 60 60, ये 60 ये 60 ये 60, यानी कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों से काटे क्या है? मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल काटे हैं, जिससे कि क्या बना है आपका एक
रेगुलर हेक्सागन बना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों से यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल काटूंगा छोटे छोटे, तभी आपका एक रेगुलर हेक्सागन बन पाएगा। इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, 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 ये भी 1 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। हेक्सागन की भी सारी साइड इक्वल होती है। अगर ये 1 है, ये भी 1, 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 ये भी 1। आपको बस मैं समझाने के पर्पस से बता रहा हूं, इतनी देर का सवाल है नहीं। तो देख रहे हो आप, हेक्सागन की साइड 1 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एटीएस की ऑल साइड 1, ये भी 1, ये भी 1, इस तरीके से हो गया। रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो यदि मैं इस तरीके से मिलाऊं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। यहां पे आपको टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? अब 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। 9 समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको। जितने भी आपको यहां पे समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 6 तो हेक्सागन में हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 9 समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 6 जो समबाहु त्रिभुज हैं वो बना रहे हैं आपका रेगुलर हेक्सागन। सब इक्वल एरिया के हैं। मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं कि सबकी साइड बराबर है, 1 1 1, सब इक्विलेटरल है, सब इक्वल एरिया के हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हो कि यदि हम किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में से रेगुलर हेक्सागन काटते हैं तो इस तरीके से आपका हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 6 पार्ट आपका रेगुलर हेक्सागन घेरेगा। यानी कि पूरे कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यदि आप 9 यूनिट मानते हो तो 9 यूनिट में से 6 यूनिट जो एरिया होगा वो आपका रेगुलर हेक्सागन होल्ड करेगा। आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो कितना परसेंटेज? 6/9 इंटू 100 यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब 66.66%। 66.66% एरिया कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का कौन होल्ड करेगा? आपका ये होल्ड करेगा आपका रेगुलर हेक्सागन। कोई समस्या इसमें किसी को? कहां से आया वो भी मैंने आपको बताया। यदि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने परसेंट एरिया बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि आपका एक रेगुलर हेक्सागन बने, तो रेगुलर हेक्सागन तो है कंप्लीट का कितना? 66.66%। तो हमने जो एरिया बाहर निकाला है कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना है? ये 33.33%। ये वाला कितना बचेगा? 33.33%, 1/3। पूरे कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1/3 हम एरिया बाहर निकालेंगे, तब आपका रेगुलर हेक्सागन बनेगा, जो कि पूरे कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2/3 होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं था 300 का। कॉम्बिनेशन आपका हमेशा यही आना है, ठीक है। टोटल 9 पार्ट है, उसमें से 6 पार्ट आपका रेगुलर हेक्सागन है, रिमेनिंग 3 पार्ट आपको निकालना पड़ा 1/3 एरिया। क्लियर? कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन का आंसर था फर्स्ट ऑप्शन 66.66%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत शानदार सवाल है। सीडीएस के पेपर का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार पहले पूछा था और एक इस बार पूछा। डाटा भी चेंज नहीं किया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इन द फिगर गिवन बिलो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिए गए चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है विद ईच साइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्सवाई इज पैरेलल टू बीसी, ये जो एक्सवाई आपका बीसी के पैरेलल है। एक्सपी इज पैरेलल टू एसी, एक्सपी आपका एसी के पैरेलल है। वाई क्यू इज पैरेलल टू एबी, वाई क्यू आपका एबी के पैरेलल है। एक्सवाई प्लस एक्सपी प्लस वाई क्यू का सम दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लंबाई आपसे पूछिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सपोज आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी समबाहु त्रिभुज। यदि आप किसी भी बेस के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हो, ये मैंने लाइन खींच दी डीई जो आपकी बीसी के पैरेलल है, तो एडीई जो ट्रायंगल बन के आएगा ये भी क्या होने वाला है आपका? ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60, ये 60 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 और ये एंगल तो 60 डिग्री है। तो 60 60 60 ट्रायंगल एडीबी क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कोई समस्या? ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। यदि हम यहां पे एबीसी को ध्यान से देखें, एक्स वाई जो है बीसी के पैरेलल है, यानी कि ए एक्स वाई ट्राइंगल ए एक्स वाई ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यदि एक्स वाई सपोज आपका थोड़ी देर के लिए एक्स है तो ये भी एक्स और ये ए वाई ये भी एक्स। कोई समस्या? ये जो है एक्सपी आपका एसी के पैरेलल है तो ट्रायंगल बी एक्सपी ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर ये साइड वाई है तो ये भी वाई और ये भी वाई। क्लियर? वाई क्यू जो है आपका ए बी के पैरेलल है, तो अगर ये साइड जेड है तो ये साइड भी जेड, ये साइड भी जेड, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यदि मैं कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आएगा क्या? तीनों भुजाओं का सम। तीनों भुजाओं का सम परिमाप होता है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और पी क्यू। तो देखिए एक्स प्लस एक्स कितनी बार आ गया आपका? 2x 2 बार आ गया। वाई प्लस वाई 2y आ गया। जेड प्लस जेड 2z आ गया। और ये प्लस पी क्यू और प्लस पी क्यू बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच भुजा की लंबाई 30 दी है, 30 30 30। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 90। कोई समस्या इसमें किसी को? किसी तरह की? देख सकते हैं ध्यान से। देखिए पेरीमीटर मुझे लिखना था एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, प्लस ये पी क्यू। ये पी क्यू आपका रहेगा ना, तो प्लस पी क्यू बराबर 90। यहां से 2x प्लस 2y प्लस 2z में से यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर तो x प्लस y प्लस जेड ही बचता है ना। x प्लस y प्लस जेड प्लस पी क्यू बराबर 90। अगर हम x प्लस y प्लस जेड देखें, ये साइड है xy स्मॉल x, क्लियर है। ये है आपका xp y, ये है आपका y q z, और x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया? 40, और 40 दूनी कितना हो गया? 80। तो 80 प्लस पी क्यू बराबर कितना आ गया? 90, और पी क्यू बराबर 90 माइनस 80 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, और यही आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें? तो बहुत आसान इजी है क्वेश्चंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज ए ट्रायंगल in which CDEF is a pentagon, triangles ADE and triangle BFG are equilateral triangle, each with side 2 सेंटीमीटर, ठीक है, each with side 2 सेंटीमीटर,
फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन का एरिया क्या है। ठीक, तो अब देखिए आप सब लोग ध्यान से, यहां पे ईएफ की लंबाई कितनी बताइए आपको 2 सेंटीमीटर, तो कांटा दूरी है जो ईएफ है आपको 2 बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएं आपके एडीई और एफजीबी दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएं। यदि एडी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हर एक एंगल 60 का होगा, ये 60 होना चाहिए। यदि जीएफ भी इक्विलेटरल है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 60 60 तो ये एंगल भी कितने का बचा, फिर 60, यानी कि ट्रायंगल एसीबी, त्रिभुज एसीबी ये भी क्या बन गया, ये भी इक्विलेटरल बन गया। अगर आपका ट्रायंगल एडी इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल 60 60 60 का होना चाहिए, 60। इसी तरीके से यदि एफबीजी इक्विलेटरल है तो ये एंगल भी 60, ये 60 ये 60, तो ये एंगल भी 60 बचना चाहिए कि नहीं। तो ट्रायंगल एसीबी ये भी क्या हो गया आपका इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज हो गया। ईएफ की लंबाई आपको 2 बोली गई है, ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल एफजीबी दोनों इक्विलेटरल हैं, इनकी साइड भी आपको कितनी बताई गई है 2, तो एई भी 2 होगा और एफबी भी 2 होगा। तो ट्रायंगल ये जो बना है एबीसी, इसकी साइड कितनी आएगी 2 + 2 4 + 2 6, इसकी साइड आ गई 6। तो यदि ट्रायंगल एसीबी के एरिया में से इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर दूं, क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो मेरे पेंटागन का एरिया बचेगा। तो हमारे पेंटागन का एरिया बचेगा कि नहीं। यदि पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से मैं इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो पेंटागन का एरिया बचेगा। मुझे पता है कि ट्रायंगल एसीबी की साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, साइड कितनी दी आपकी 6। अब ध्यान से सुनना, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपकी 6 है, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया कितना आता है √3। यहां पे साइड दी है आपकी 6, यानी कि साइड कितनी दी है 3 गुना, तो एरिया 3 स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 9√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एसीबी का एरिया कितना आ जाएगा 9√3। क्लियर है। या तो फॉर्मूला लगाओ 1√3/4 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 से 36 9 बार 9√3। सीधा सीधा देख लो, जब साइड 2 होती है तो एरिया √3, जब साइड 6 है तो साइड 3 गुना हुई है, एरिया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा, एरिया कितना 9√3। सीधा सीधा देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं किसी को। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 होती है तो एरिया √3 होता है, पता है। तो इसका एरिया भी √3, इसका एरिया भी √3, दोनों का एरिया कितना होगा 2√3। दोनों का एरिया माइनस कर दिया पूरे बड़े ट्रायंगल में से, तो पेंटागन का एरिया कितना आ गया आपका 7√3। 9√3 - 2√3, पेंटागन का एरिया 7√3। क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो बहुत आसान इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सवाल है, कैट 2018 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसी का पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी साइड 24 सेंटीमीटर है। एक सेकंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ T1। ट्रायंगल T1 के मिड पॉइंट को जोड़ के एक नया ट्रायंगल T2 बनाया जाता है। एक थर्ड ट्रायंगल T3 बनाया जाता है ट्रायंगल T2 की साइड के मिड पॉइंट को जोड़ करके, और ये प्रोसेस अनंत तक दोहराया जाता है। द सम ऑफ एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सच ट्रायंगल विल बी। देखो पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यदि सपोज कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, यदि कोई ट्रायंगल एबीसी है, यदि आप इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये मिड पॉइंट को मिला है, तो ये जो ट्रायंगल डीईएफ है ये मीडियल ट्रायंगल होता है, त्रिभुज के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बनता है। और यहां पे ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया होगा वो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया का कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा, क्योंकि यहां पे जो चारों ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में एरिया में इक्वल होंगे, 1/4 होगा। तो ये तो ट्रायंगल बोला है T1, उसके मिड पॉइंट को मिलाने से बना T2 जिसका एरिया T1 का 1/4 होगा। फिर उसके बाद T2 के भी मिड पॉइंट को मिलाने से एक और ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया ये है T3, इसका एरिया T2 का 1/4 होगा। फिर उसके भी मिड पॉइंट को मिलाने से एक और ट्रायंगल बनेगा, उसके भी मिड पॉइंट को मिलाने से एक और ट्रायंगल बनेगा। इस तरीके से हम अनंत तक ट्रायंगल बनाते चले जाएंगे और उन सबके एरिया का सम पूछा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि ट्रायंगल तो आप बनाते चले जाओगे, लेकिन उन ट्रायंगल्स का एरिया अपने पिछले वाले ट्रायंगल के एरिया का कितना होता चला जाएगा 1/4 1/4 1/4 होता चला जाएगा। कोई डाउट है कितना हो जाएगा 1/4। आपसे पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि T1 + T2 + T3 इस तरीके से जो आपके ट्रायंगल बनते जा रहे हैं इनके एरिया का सम क्या है, यही तो पूछा है। लेकिन आपको ये पता है कि ट्रायंगल T1 का एरिया तो ठीक है, T2 का जो एरिया हो जाएगा वो T1 का 1/4 हो जाएगा, T3 का जो एरिया हो जाएगा इसका भी 1/4 यानी कि 1/16 हो जाएगा, T2 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। फिर जो थर्ड ट्रायंगल बनेगा आपका 1/16 T1 1/16 1/4 हो जाएगा। फिर जो ट्रायंगल बनेगा वो 1/4 1/64 T1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 1/4 1/4 आपके ट्रायंगल का एरिया होता जाएगा। T1 यदि आप यहां से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 इस तरीके से आपकी ये क्या होती है, ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। बस यही यहाँ का इसका पॉइंट क्या बनती है, गुणोत्तर श्रेणी बनती है। 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/4। तो किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a/1 - r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना 1/4, तो 1 - 1/4 यानी कि 1/3/4 कितना हो जाएगा 4/3। तो ये जो जीपी लिखी हुई है, ये जो जीपी लिखी हुई है इनफाइनाइट तक, इसका सम कितना 4/3, यानी कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 4/3 कितना होगा 4/3 इंटू T1। ये आपका आंसर होगा। T1 मतलब ट्रायंगल T1 का एरिया, T1 मतलब ट्रायंगल T1 का एरिया। कोई समस्या इसमें किसी को, T1 मतलब ट्रायंगल T1 का एरिया। आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि यदि किसी ट्रायंगल के अंदर पे आप मीडियल ट्रायंगल बनाते चले जाओ अनंत तक, और उन सबके एरिया का सम पूछे, तो जो ओरिजिनल ट्रायंगल है जो फर्स्ट वाला उसके एरिया का 4/3 आएगा हमेशा, उसके एरिया का हमेशा 4/3 आएगा। तो 4/3 ट्रायंगल T1 जो है उसकी साइड कितनी दे रखी है 24, साइड दे रखी है 24। अगर साइड 2 हो
तो एरिया √3, यहां पे साइड है 24, 12 गुना, तो एरिया 12 स्क्वायर यानी कि 144 टाइम्स हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 144√3 ये हो जाएगा 4/3 इंटू 144√3। देखिए 3 से 144, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 4 इंटू 48 यानी कि 192√3। कितना है 192√3 आपके ट्रायंगल का एरिया होगा। 192√3 सारे अनंत ट्रायंगल जो बनेंगे उन सबके एरिया का सम कितना होगा 192√3। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, यदि कांसेप्ट क्लियर है। एरिया 1/4 1/4 1/4 होता चला जा रहा है, उन सब का सम पूछा है तो सम कितना आने वाला जीपी में 4/3। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया वर्बली निकाल सकते हो, साइड 24 है तो एरिया कितना आएगा 140√3 मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 192√3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, कैट के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैट एग्जाम का। ठीक है, चलिए इजी है। P, Q, S and R are points on the circumference of a circle of radius r such that PQR is equilateral triangle and PS is the diameter of circle. What is the perimeter of quadrilateral PQSR? PQSR quadrilateral का perimeter क्या है? ठीक है, PQSR। चलिए तो सबसे पहले एक सर्कल है, सबसे पहले तो एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो सर्कल की सरकमफेरेंस पे 4 पॉइंट दे रखे हैं P, Q, S और R, इसी ऑर्डर में आपको लिखने हैं। और P, Q, R क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ध्यान से देखना। P और PS क्या है, सर्कल का डायमीटर। तो देखो पहले मैं PS ही पॉइंट बना लेता हूं, ये देखो मैंने PS बना लिया, देखो पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट S हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, सेंटर यहीं कहीं होगा। और P, Q, R इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो ये Q पॉइंट हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया, और ये देखो मैंने मिला दिया P, Q, R, हमने मिला दिया इस तरीके से। तो P, Q, R क्या बन रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपसे पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल P, Q, S, R, तो P Q हो गया, Q से हमने S को मिलाया, S से हमने R को मिलाया। तो ये जो चतुर्भुज बना PQSR, इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप आपसे पूछा है। PS क्या है, डायमीटर है। PS क्या है, सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। PS इज डायमीटर ऑफ सर्कल। कोई समस्या? तो डायग्राम बना लोगे इजीली। ये है आपका सर्कल, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में फोकस करिए। एक सर्कल, सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट है PQSR, इसी ऑर्डर में लिखने जिस ऑर्डर में पॉइंट बताए गए। PS क्या है, PS क्या है, सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का व्यास है। और PQR क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और ये PS डायमीटर होगा, सेंटर यही कहीं पे होगा। ठीक है, और सर्कल की जो रेडियस बताई गई है वो कितनी बोली गई, स्मॉल आर। अगर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो सर्कल का जो डायमीटर है PS, ये जो डायमीटर है PS, ये कितना होगा, ये आपका होगा 2r। सर्कल का डायमीटर कितना होगा 2r। डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में बना कोण, ये कितना होगा 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना कोण, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, कोई डाउट इसमें किसी को? 90 डिग्री। क्लियर है भाई? ओके, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सिमेट्रिक फिगर। सर्कल, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्रिक फिगर। या फिर ऐसे देखो कि ये जो सर्कल है ट्रायंगल PQR का, ट्रायंगल PQR का क्या है, सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल है ट्रायंगल PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। PS डायमीटर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होना चाहिए, यानी कि एंगल कितने का होना चाहिए 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। भाई सिमेट्रिक फिगर है, डायमीटर PS की तरफ जो एरिया है उस तरफ भी वही एरिया होना चाहिए। PS आपका एंगल बाइसेक्टर होगा ट्रायंगल PQR का। अगर 30 90 तो ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। 30 90 60, 30 90 60, इतना ही सोचना था, क्योंकि PS डायमीटर है, PQ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस सिमेट्रिक फिगर है, तो ये एंगल भी 30, एंगल भी 30, बात खत्म। तो ट्रायंगल PQS को ध्यान से देखो, 90 के सामने 2r, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा r। ट्रायंगल PRS को ध्यान से देखो, 90 के सामने 2r, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा r। क्लियर है? अगर 30 डिग्री के सामने r है तो 60 डिग्री के सामने r√3, 60 डिग्री के सामने r√3। आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो r√3 प्लस r√3 प्लस r प्लस r, यानी कि क्या आएगा पेरीमीटर 2r प्लस 2r√3, 2r प्लस 2r√3 हो गया क्वाड्रिलेटरल PQSR का पेरीमीटर। 2r कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस √3, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस √3, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल PQSR का परिमाप। फर्स्ट ऑप्शन 2r इंटू 1 प्लस √3। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? ठीक है ना। ये 90 है, ये आपका 60 है, ये 30 है, 30 60 90 का कॉम्बिनेशन सबको पता है। 90 के सामने 2r, तो 30 के सामने r, 60 के सामने r√3। 90 के सामने कितना है आपका 2r डायमीटर, तो 30 के सामने r√3 जोड़ दिया, आंसर आ गया। एक लाइन का सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे, आपकी जेड के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जैसे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल मतलब ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल मतलब ये, इनके एरिया का डिफरेंस मतलब ये एरिया, इनके एरिया का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 2156, और आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो बहुत आसान, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सपोज स्मॉल a है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू a बाई √3 का होल स्क्वायर, ये होगा माइनस ये होगा। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका ये जो इन साइड a है तो उसकी इन रेडियस क्या होगी a बाई 2√3, तो इन सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होगा, और इनका डिफरेंस कितना दिया है 2156, डिफरेंस होगा 2156। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 2156 आपका डिफरेंस आ गया। पाई a स्क्वायर बाई 3, पाई a स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई a स्क्वायर बटे 12, पाई a स्क्वायर बटे 12 बराबर कितना आ गया 2156, 2156 ये हो जाएगा।
यदि यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/12 यानी कि कितना 3 पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 2156 ही हो जाएगा। पाई ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 2156, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सर्कम सर्कल का एरिया, मानसिक सर्कल का एरिया हमेशा पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब है 22/7, पाई का मतलब है 22/7 और इंटू 4/4 तो था, ठीक है ना। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1199, 11 66, 2 से काटेंगे तो 98 टाइम्स जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर जो आएगा आपका 28 इंटू 98 आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28 इंटू 98, क्लियर है, ये आ गई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू 28 इंटू 98। बट आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सभी को पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो कुछ मत करो, दोनों तरफ √3/4 चिपका दो, √3/4 चिपका दो, √3/4। जैसे √3/4 चिपकाओगे तो ये ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं, इसमें √3 आ ही नहीं रहा, तो यहां से 4 7 28, और देखिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए तुम्हारा, 7 8 56, यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, ये आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 7 8 56 का 6 5 7 9 63 5 68, 686 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 686 √3। तो कुछ नहीं करना था, सर्कम सर्कल के एरिया में से इन सर्कल का एरिया माइनस करना था, सीधा सीधा आपको वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, √3/4 आप अपनी मर्जी से चिपका दीजिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आप ये चीज डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस होता है वो पाई ए स्क्वायर बाई 4 होता है। कितना होता है, पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल XYZ, देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है और XYZ एक के ऊपर एक रखा हुआ है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 54 सेंटीमीटर, एबीसी और XYZ दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों की साइड बराबर है 54 सेंटीमीटर के। ऑल स्मॉलर ट्रायंगल लाइक ANM, OCP एंड QR, और ये QXP, और ये सब भी क्या है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सारे के सारे छोटे छोटे भी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। फाइंड एरिया ऑफ द शेप MNOPQRM, तो ये जो शेप बनी है MNOPQRM, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबको देखते ही पता लग रहा है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो MNOPQRM ये क्या बना है, एक हेक्सागन बना है, और हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, यदि यानी कि मैं शेप को इस तरीके से बना सकता हूं, कुछ बन गया। ये हेक्सागन MNOPQRM एक सम षटभुज है जो कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। यहां पे आपको जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सबका एरिया बराबर है। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1, 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 इवन ये भी 1 है, ये भी 1 है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यहां पे इक्वल है। कॉम्बिनेशन आप खुद देख सकते हो कि सब 60 60 60 60 है, ये 60 60 60 120 120 120 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका हेक्सागन। जो हेक्सागन की साइड होगी वो इन सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर बराबर होगी, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होने चाहिए। भाई ये जो है यहाँ पे आपके 60 60 60 के एंगल बनेंगे, तो ये जो आपका MNOPQRM है इसके सारे इंटीरियर एंगल 120 120 120 हो जाएंगे, ये हेक्सागन बन जाएगा। हेक्सागन की जो साइड है वही इन सब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी, तो एरिया भी बराबर हो जाएगा सबका। ठीक, मुझसे फिगर MNOPQRM का एरिया पूछा है, MNOPQRM देखिए बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। यदि मैं ट्रायंगल ABC, यदि देखो मैं हटा रहा हूं, मैंने सब हटा दिया, यदि मैं ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करूं तो ट्रायंगल ABC का एरिया है क्या, ट्रायंगल ABC की साइड 54 सेंटीमीटर है। यदि किसी ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया होता है √3, यदि साइड 54 हो 27 गुना हो तो एरिया हो जाएगा 27 स्क्वायर टाइम्स यानी कि 729 √3। ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं? और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल थे, टोटल आपके 9 ट्रायंगल थे, जिसमें 6 ट्रायंगल 6 पार्ट एरिया आपका फिगर MNOPQRM है। तो टोटल 9 पार्ट में से 6 पार्ट एरिया आपको निकालना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके फिगर MNOPQRM का एरिया निकलेगा। बाकी को आपको एलिमिनेट करना है, टोटल 9 पार्ट में से 6 पार्ट आपको लेने हैं, बात खत्म। 9 से कितनी बार 81 टाइम्स 6 इंटू 81 कितना आ जाएगा, 486 √3, 486 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको 2 सवाल कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आप इन क्वेश्चन को इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट वगैरह या 30-60 के कांसेप्ट से कर सकते हो, पर मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा दोनों क्वेश्चंस को करने की। एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी एक क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले ये बनाया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल कट्स साइड AB एंड AC एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट AD, ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट AD। एक सर्कल खींचा जाता है जिसका डायमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, और वो साइड AB और AC को कट करता है पॉइंट P और पॉइंट Q पे। तो ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया आपका पॉइंट Q। दिख रहा है आपको, एक सर्कल खींचा गया है जिसका जो व्यास है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट AD के बराबर है, जो साइड AB और साइड AC को पॉइंट P और Q पे कट करता है। पूछा है आपसे AP रेशियो QC, AP से QC का अनुपात पूछा है। अब AP क्या डिस्टेंस है, AP है मतलब ये डिस्टेंस, और QC मतलब ये कांटा डिस्टेंस, AP से QC का अनुपात पूछा है।
चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक सिमेट्रिक फिगर है, जो लेंथ क्यूसी की सेम टू सेम लेंथ आपकी पीबी की नहीं होगी क्या? जो क्यूसी है वही पीबी है ना, एसी एबी में कोई फर्क है ना पीबी क्यूसी में कोई फर्क है। तो क्यूसी का मतलब क्या है आपका? क्यूसी का मतलब आपका पीबी ही है। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया, एपी से पीबी का रेशियो ही आपसे पूछा है, एपी से पीबी का। कोई समस्या इसमें किसी को? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी वैसे तो आप यहां पे अलग भी बहुत सारे कंसेप्ट लगा सकते हो, पर ध्यान से सुनना, मैं इजी आपको डिफरेंट चीज बताता हूं कि जैसे कोई सर्कल है, सभी को पता है सर्कल के बाहर यदि मैं कोई पॉइंट पी से टेंजेंट खींचूं पीडी पीटी और एक सीकेंट खींचूं एबी, तो पीटी स्क्वायर बराबर होता है पीए गुणा पीबी के, है ना। टेंजेंट सीकेंट लेंथ प्रॉपर्टी, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी, ये होता है ना, पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, ये आपको यूज करना है यहां पे, पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, बहुत आसान रहेगा। चलिए यदि आप ट्रायंगल एबीसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो एडी ट्रायंगल की हाइट है, एडी ट्रायंगल की मीडियन भी होगी, माध्यिका भी होगी। यदि मैं बीडी को थोड़ी देर के लिए सपोज 2 मान लेता हूं, बीडी को हम 2 मान लेते हैं, तो डीसी भी 2 होगा, माध्यिका है। और आपका एबी जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 4, एबी कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक साइड बराबर बराबर होगी 4 4 4। यदि आप सर्कल को ध्यान से देखो, सर्कल के बाहर पॉइंट बी है, पॉइंट बी से टेंजेंट है बीडी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का टेंजेंट है बीडी, टेंजेंट है बीडी, सीकेंट है बीए, तो सभी को पता है कि जो बीडी का स्क्वायर होगा वो बीपी इंटू बीए के बराबर होगा कि नहीं? बीडी का स्क्वायर बराबर होगा बीपी इंटू बीए। बीडी क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, बीडी क्या है 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बराबर बीपी इंटू बी। बीए क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यानी कि 4, 4 से 4 कट गया, बीपी कितना आ गया 1 और क्वेश्चन खत्म। तो बीपी की लेंथ आ चुकी है मेरी 1, यदि पीबी की या बीपी की लेंथ 1 है, पूरा एबी 4 है, तो एपी कितना बचा? एपी बचा आपका 3, तो एपी 3 और पीबी 1, रेशियो कितना आ गया एपी से पीबी का? 3:1। कितना आ गया? 3:1। कोई समस्या इसमें किसी को? सो बहुत आसान इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहां से, ये 2 है, ये कितना है आपका 2 का स्क्वायर बराबर पूरा कंप्लीट एबी इंटू पीबी, पीबी की वैल्यू 1 आ गई और आपका एपी कितना बचा? आपका 3 बचा, 3/1 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है। एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, समबाहु त्रिभुज है। सर्कल इज ड्रॉन हुज डायमीटर इज इक्वल टू हाइट एडी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक सर्कल खींचा गया जिसका व्यास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट एडी के बराबर है, जो साइड एबीसी को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है। फाइंड पी क्यू अनुपात बीसी, पी क्यू से बीसी का रेशियो क्या है? पी क्यू से बीसी का रेशियो आपसे पूछा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट खींची गई है बीडी और पॉइंट बी से सीकेंट खींची गई है आपकी बीए। ये तो हो गया टेंजेंट हो गया आपका ये कांटा दूरी बीडी और ये सीकेंट हो गया बीए। तो यदि आप बीडी को थोड़ी देर के लिए 2 मान लो तो डीसी भी 2 होगा और ये एबी कितना आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी 4। टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी लगाओगे तो सेम वही चीज, बीडी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? बीपी इंटू एपी, यही आएगा। क्लियर है? बीडी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बराबर बीपी, एपी कितना है आपका 4 है, 4 से 4 कट गया, बीपी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यदि बीपी की लंबाई 1 आ गई, ये कांटा डिस्टेंस बीपी 1 आ गई, तो एपी कितना बचा? एपी तो 3 बचा, एपी कितना बचा? 3 बचा, एपी की लंबाई कितनी आ गई 3। कोई समस्या किसी को? यदि मैं ट्रायंगल एपी को ध्यान से देखूं तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो लाइन पी क्यू है ये आपके बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। जो पी क्यू है ये बीसी के क्या होनी चाहिए? समांतर, क्योंकि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू इक्वी डिस्टेंस है बीपी और क्यूसी से, सिमेट्रिक फिगर है। जो बीपी है वही क्यूसी है, बीपी क्यू से ट्रेपेजियम बनेगा, पी क्यू बीसी के पैरेलल होगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, समांतर। तो यदि 60 60 60 है, यानी कि ट्रायंगल एपी क्यू भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। एपी की लंबाई 3 है, तो एक्यू भी 3 होगा और आपका पीक्यू भी 3 होगा, क्योंकि जो लेंथ एपी की है वही लेंथ एक्यू की है। तो 60 60 60 ये 3 ये 3 ये 3, पीक्यू की लंबाई भी कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो मुझे पता है कि पीक्यू कितना है 3। बीसी, बीसी क्या मान के चले थे हम? 2 + 2 4, बीसी कितना आ गया आपका 4। तो पीक्यू से बीसी का अनुपात कितना आ गया? 3/4। पीक्यू से बीसी का रेशियो कितना आ गया? 3/4। क्लियर? कोई डाउट? तो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से आप इन क्वेश्चंस को दोनों को इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया सवाल है और ये आपकी सीएचएसएल 2017 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को बस थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था। देखेंगे, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिए गए चित्र में पीक्यूआर जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, दिए गए चित्र में पीक्यूआर समबाहु त्रिभुज है एंड पीएस इज एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन पीएस है आपकी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ऑफ एंगल पी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आरटी रेशियो टीक्यू। आरटी से टीक्यू का अनुपात आपसे पूछा है, आरटी से टीक्यू का अनुपात पूछा है। देखिए पीआर को आगे बढ़ाया है और यहां पे क्यू एस टी को इस तरीके से मिलाएगा, आरटी से टीक्यू का अनुपात पूछा है। पीएस क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये मीडियन भी होगा, 30-30 का एंगल हो जाएगा। ये जो है पीएस, ये आपका क्या होना चाहिए? सर्कल का डायमीटर भी होना चाहिए, वृत्त का व्यास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीएस क्या होना चाहिए? तुम्हारा सर्कल का डायमीटर भी होगा, क्योंकि पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो सर्कल है ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। ये जो पीएस है ये आपका एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये सब कुछ चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल क्या होता है तुम्हारा? सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल होता है आपके, सॉरी,
ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, और ये जो लाइन है आपकी जो दिख रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर कहीं इसी लाइन पे होगा, यानी कि ये जो है आपका पीएस सर्कल का डायमीटर भी होना चाहिए। वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं, सीधा वर्बली सोच सकते हो कि पीएस क्या होगा, तुम्हारा डायमीटर होगा, सर्कल का डायमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगर ये डायमीटर है और पीएस है कितना आपका, डायमीटर हो गया। सेमी सर्कल में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितने का है आपका, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का है आपका, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 60 60 होगा। सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल फिर कितने का बचा, 30 डिग्री का। दिस एंगल कितना हो गया छोटू, 30 डिग्री। कोई डाउट किसी को? कंप्लीट एंगल पी क्यू एस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये 60 और ये प्लस 30 कितना हो गया, 90। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखो, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120। वो स्ट्रेट लाइन है, ये 120, ये 30, तो ये भी कितना बचा फिर आपका 30। कितना बचा, 30। बात खत्म। 120 30 30 120 30 30। अगर मैं ट्रायंगल आरटी क्यू को ध्यान से देखूं, त्रिभुज आरटी क्यू को ध्यान से देखूं, तो त्रिभुज आरटी क्यू जो है वो 120 30 30 ट्रायंगल आ गया। 120 30 30 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। 30 डिग्री के सामने 1, 30 डिग्री के सामने 1 और 120 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। क्वेश्चन में पूछा है आपसे आरटी से टीक्यू का अनुपात क्या होगा। आरटी मतलब 1 और टीक्यू मतलब √3, तो आरटी से जो टीक्यू का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:√3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? इतना सा सवाल था, फिगर में खत्म हो जाएगा। बस आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि पीएस क्या होगा, तुम्हारा डायमीटर होगा सर्कल का। और क्यों होगा कि पीएस लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन पीएस, तो सर्कल का सेंटर इसी कहीं लाइन पे होगा, और सेंटर इसी लाइन पे है, यानी कि पीएस क्या है, तुम्हारा डायमीटर है। डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना कोण 90, ये 60 तो 30, ये 120 ये 30, 120 30 30 1 1 और √3। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आरटी से टीक्यू का अनुपात क्या होगा, आरटी से टीक्यू का रेशियो क्या होगा, आरटी से आरक्यू का रेशियो क्या होगा। तो आपका आंसर उस केस में क्या था, 1:1, क्योंकि आरटी भी 1 और आरक्यू भी 1। रेशियो क्या है आपका, 1:1। 1:1 आरटी से आरक्यू का जो रेशियो था वो कितना था, 1:1। लेकिन आरटी से टीक्यू का रेशियो पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1:√3। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत शानदार सवाल है, देखेंगे। थ्रो द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन लाइन पैरेलल टू द बेस इज ड्रॉन। On this line, an arbitrary point P is taken inside the triangle. Let H denote the distance of P from the bases of the triangle. Let H1 and H2 be the distance of P from the other two sides of triangle. Then निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सपोज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक। और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड जी, ठीक है ना। मीडियन का, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के पैरेलल, सेंट्रॉइड से पास करती हुई बेस के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, खींच गई। सेंट्रॉइड से लाइन पास कर रही है, ये है आपका सेंट्रॉइड, और वो लाइन क्या आपकी बेस BC के पैरेलल है। क्लियर है? कोई डाउट? ए लाइन पैरेलल टू द बेस इज ड्रॉन, ठीक है, ओके। ऑन दिस लाइन आर्बिट्ररी पॉइंट P इज टेकन। इस लाइन पर हमने कहीं कोई पॉइंट ले लिया P, हमने सपोज ये पॉइंट P ले लिया, को देखा। इस पॉइंट P की जो बेस से दूरी है वो है h। इस पॉइंट P की बेस से दूरी क्या है आपकी, स्मॉल h। क्लियर है? इस पॉइंट P से बेस BC पर परपेंडिकुलर डाला तो डिस्टेंस कितनी आएगी, स्मॉल h। इस पॉइंट P की अदर टू साइड से जो दूरियां हैं वो h1 और h2 है, यानी कि अदर टू साइड पर हमने परपेंडिकुलर डाला, ये आएगा कितना आपका h1, ये परपेंडिकुलर ये कितना आएगा आपका h2। अदर टू साइड AB और AC से जो दूरियां हैं वो h1 और h2 हैं। आपसे पूछा है H1 और h2 में क्या रिलेशन है, H1 और H2 में क्या संबंध है, ठीक है। वैसे तो देखते इसका आंसर बता सकते हो कि H बराबर H1 प्लस H2/2। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेके सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। ये ट्रायंगल ABC है, सेंट्रोइड से पास करते हुए एक लाइन है, सेंट्रोइड पे कहीं कोई पॉइंट P है, पॉइंट P की बेस से दूरी h है और अदर टू साइड से दूरी H1 और H2 है। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि यदि आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट ले लो, यदि उस पॉइंट की तीनों साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h, H1, H2 हो, यदि पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट AD है, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट AD कैपिटल H हो, तो मैंने अभी बताया था कि कैपिटल H जो होगा वो स्मॉल h प्लस H1 प्लस H2 होगा। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी इस पॉइंट P की तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम होगी, ये हमने बताया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस H1 प्लस H2। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी इस पॉइंट P की तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सम के बराबर होगी। क्लियर है भाई? चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है आपकी, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज P2। ये जो P2 है BC के पैरेलल है, पैरेलल है और इस सेंट्रॉइड से पास करती हुई लाइन है। क्लियर है? अब अगर ये तुम्हारा सपोज यहाँ पे ये आपका कितना है, कैपिटल H है, AD कितना है, कैपिटल H, और ये कितना है, स्मॉल h। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं, दो भाई ये स्मॉल h है तो ये भी तो आपका स्मॉल h ही है, ये भी तो स्मॉल h ही है, ठीक है ना। ध्यान से देख सकते हो, ये स्मॉल h है तो ये डिस्टेंस भी कितनी आपकी, स्मॉल h। सेंट्रॉइड मीडियन को दो अनुपात 1 अनुपात में डिवाइड करता है, यानी कि ऊपर वाला 2 पार्ट, नीचे वाला 1 पार्ट। कुल मिला के कैपिटल H जो होगा वो स्मॉल h का 3 टाइम्स होगा कि नहीं, कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। कोई समस्या, कैपिटल H बराबर 3h होने वाला है। कैसे? क्योंकि ये जो तुम्हारा AG है ये तो 2 पार्ट आएगा और जो तुम्हारा GD है वो 1 पार्ट आएगा। सेंट्रॉइड मीडियन को 2 अनुपात 1 अनुपात में डिवाइड करेगा तो पूरी कंप्लीट हाइट AD कितनी आएगी, 3 यूनिट। और ये H क्या आपका 1, यानी कि कैपिटल H जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो स्मॉल h का 3 गुना है, 3h ऑफ स्मॉल h। इजीली आप देख सकते हो। तो कैपिटल H की जगह क्या है, चिपका दो 3h बराबर h प्लस H1 प्लस H2, यही हो जाएगा। कोई समस्या इसमें किसी को, ठीक है ना।
कोई डाउट है? ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीडियन को दोनों पाते को बांटेगा, 2 और 1 तो 3 गुना हो गया हाइट। कैपिटल H बराबर 2.5 स्मॉल h, तो यहां से 2h बराबर h1 प्लस h2, तो स्मॉल h बराबर कितना आएगा h1 प्लस h2 बाई 2, स्मॉल h बराबर h1 प्लस h2 बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे भी मान सकते हो, कि ये जो है आप सेंट्रॉइड को ही पॉइंट P मान लीजिए, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो शिफ्टिंग वगैरह से। पर बेसिक से क्वेश्चन ये बहुत आसान है और इजी है समझने में, ठीक है? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ओके 16, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे जो ट्रायंगल एबीसी है और ये जो ट्रायंगल पीक्यूआर है, दोनों के दोनों क्या बताएंगे आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएंगे। साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज 3√3 + 4 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर इन दोनों की साइड की लंबाई दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूएक्स प्लस आर वाई प्लस पी जेड, इनका सम पूछा है। क्यूएक्स प्लस आर वाई प्लस पी जेड, इन तीनों के सम के वैल्यू पूछे, क्यूएक्स प्लस आर वाई प्लस पी जेड। तो देखिए बहुत आसान सवाल, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना। आप सभी लोगों को पता है कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट P हो, तो उस पॉइंट P से तीनों साइड्स पर डाले गए एल्टीट्यूड का जो सम होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगा, सभी को पता है। तो यदि मैं इस पॉइंट P को पकड़ लूं, पॉइंट P से साइड पर एल्टीट्यूड डाला गया PZ, और पॉइंट P से मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये भी तो तुम्हारा PY के बराबर ही है भाई। जो यहां से एल्टीट्यूड आप इस पर डालिए भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली, तो जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है। यदि इस पॉइंट P से मैं साइड BC पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगा। अरे कोई डाउट है इसमें किसी को? समस्या? अब देखिए ध्यान से, ये जो तुम्हारा QX कांटा डिस्टेंस है वो यही तो कांटा डिस्टेंस के बराबर है, क्लियर है कि नहीं? तो ये और प्लस क्या बचा तुम्हारा, ये छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR की हाइट प्लस छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, इसको देख सकते हैं ना, ये छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। इसे पॉइंट P की जो साइड BC से डिस्टेंस है वो है क्या? एक तो ये डिस्टेंस आपकी QX प्लस एक छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR की हाइट, ध्यान से देख सकते हो आप, इजी है, ठीक है ना? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यदि आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लो, डजंट मैटर। यदि मैंने सपोज पॉइंट P को पकड़ लिया, पॉइंट P से साइड पर डाला गया एल्टीट्यूड PZ, यहां पे एल्टीट्यूड डालोगे तो सेम जो RY की लंबाई है सेम यही आएगी, क्लियर है? पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे साइड BC पे ये पड़ेगा, तो जो कांटा दूरी QX है वही कांटा दूरी QX ये है, प्लस क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ये वाली छोटे वाले PQR की हाइट होगी 90 है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो पॉइंट P की जो साइड BC से दूरी है वो छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट प्लस QX इसके बराबर है। तो यदि मैं पॉइंट P की तीनों साइड से दूरियों का सम लूं तो है क्या है PZ प्लस PZ, देखो ये डिस्टेंस कितनी आपकी RY प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट छोटे वाले की प्लस QX प्लस छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट यानी कि √3/2 × 4 होगी। ट्रायंगल PQR की साइड कितनी बताइए? 4, क्लियर है? ये बराबर होगा पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC की साइड के, ट्रायंगल ABC की हाइट के। ट्रायंगल ABC की हाइट कैसे निकालोगे? ट्रायंगल ABC की साइड दे रखी है, तो ट्रायंगल ABC की हाइट कितनी होगी? √3/2 × 3√3 + 4 इंटू 3√3 + 4, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ध्यान से देखोगे आपसे पूछा PZ प्लस RY प्लस QX बराबर, देखिए √3/2 × 4, √3/2 × 4, लेफ्ट हैंड साइड में भी √2 × 4 है, राइट हैंड साइड में भी √3/2 × 4 है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ इतना बचेगा, √3/2 × 3√3, √3/2 × 3√3, ये कितना जाएगा तुम्हारा 9/2, 3√3 की √3 मल्टीप्लाई होगी क्या है 9, और 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर, क्लियर है? 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? बी ऑप्शन, ठीक है? तो देख रहे हैं कितना आसान सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आपको किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, उस पॉइंट की तीनों साइड से दूरियों का सम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये था इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड, जो आई थिंक बेस्ट मेथड भी था और आपको आना ही चाहिए, ठीक है? यदि इसको थोड़े और एडवांस तरीके से करना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल, ट्रायंगल PQR ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल PQR के तीनों वर्टिसेस, दैट मींस पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, आप चित्र में देख सकते हो। आपसे PZ प्लस QX प्लस RY की वैल्यू पूछिए, तो क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपको यह बताया गया है कि PQR की लोकेशन कहां है? ट्रायंगल ये जो PQR है, त्रिभुज PQR ये कहां रखा हुआ है? नहीं बताएगा ना, बस इतना पता है कि ये जो ट्रायंगल PQR है ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC के अंदर है। अगर अंदर है तो मैं चीज का थोड़ा सा फायदा उठा सकता हूं, इस तरीके से देखिए, ये है आपका ट्रायंगल ABC, और मुझे पता ही नहीं है कि ये जो ट्रायंगल PQR है ये है कहां, तो ट्रायंगल PQR को देखो ये बना दिया मैंने, इस ट्रायंगल को खिसका के मैं यहां पे लिया, ये पॉइंट P, ये पॉइंट R, और ये जो B पॉइंट है इसको मैंने Q पॉइंट के बराबर ही बना दिया। इस ट्रायंगल को खिसका के मैं यहां पे लाया कोने में, ये ले आया मैं यहां पे, ये देख सकते हो, ये पॉइंट P यहां पे आ गया, पॉइंट R यहां पे आ गया, पॉइंट B जो Q के बराबर यहां पे आ गया। कोई समस्या किसी को? क्लियर है? ओके, मुझे कुछ पता ही नहीं कहां है, मैं तो ऐसे रखूंगा। उसके बाद पॉइंट P से साइड AB पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की, पॉइंट P से साइड AB पे परपेंडिकुलर तो डला ही नहीं, क्या हो गया? 0 हो गया। पॉइंट R से मैंने साइड AC पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की, तो पॉइंट R से मैंने साइड AC पे परपेंडिकुलर डाला, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। चलिए कोई समस्या नहीं। फिर मैंने पॉइंट Q से BC पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की, पॉइंट Q से PC पे परपेंडिकुलर डाला, तो डला ही नहीं। कुल मिला के क्या करना है? कुल मिला के मुझे ये जो कांटा डिस्टेंस है RY ये निकालनी है, ये वाली कांटा डिस्टेंस मुझे निकालनी है। समझ में आया कि नहीं? यही मेरा आंसर है कि ये जो कांटा डिस्टेंस है ये क्या है, दिस वन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये जो कांटा डिस्टेंस है ये क्या है? क्लियर है?
अगर मैं पॉइंट बी या पॉइंट क्यू से यहां पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये है बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 ही होगा। तो यदि आप ध्यान से देखो, यदि मुझे आर वाई की लंबाई निकालनी, आर वाई चाहिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट में से, बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी की हाइट में से ये जो छोटू ट्रायंगल है इसकी हाइट को माइनस कर दो, तो क्या ये कांटा दूरी नहीं बचेगी आर वाई, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगी। बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट में से मैं छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट माइनस कर दूंगा, तो ये क्या कांटा दूरी, ये जो आर वाई है जो मुझे निकालना है यही बचेगा कि नहीं। हाइट माइनस करनी है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट √3/2 इंटू कितना 3√3 + 4, उसमें से माइनस क्या करोगे आप 4 माइनस कर दोगे। बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट में से, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ये कांटा दूरी थी 3√3/2 इंटू 3√3 + 4, उसमें से छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट माइनस कर दी, 4 से 4 कट गया, 9/2, आंसर कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। यहां से भी आपका आंसर 4.5 आएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर। देखिए बहुत आसान सवाल है, ये है आपका एक स्क्वायर मान लेते हैं हम, ये हो गया स्क्वायर ABCD, हो गया एक वर्ग ABCD, स्क्वायर ABCD, और इस स्क्वायर का एक डायगोनल है, ये हो गया डायगोनल AC, और इस डायगोनल पे बनाया गया आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनेगा वो आपका सपोज कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, मान लीजिए इक्विलेटर है, लग नहीं रहा, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो है, जो साइड है वो स्क्वायर के डायगोनल AC के बराबर है। कोई समस्या किसी को? स्क्वायर था ABCD मजे में, उसका डायगोनल था AC, तो डायगोनल AC को साइड मानकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। आपसे पूछा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा है, कोई समस्या नहीं। यदि स्क्वायर की साइड सपोज 1 हो तो स्क्वायर का जो आपका डायगोनल होगा वो कितना होगा, √2 हो जाएगा। तो यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है √2, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4, भुजा का वर्ग यानी कि √2 का स्क्वायर 2। यदि स्क्वायर की साइड आपकी 1 है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर, भुजा का वर्ग 2 से 4 2 बार कट जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आएगा √3/2, रेशियो कितना आएगा √3/2, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर ना? तो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया और स्क्वायर के जो एरिया का रेशियो वो कितना आएगा √3/2, इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा गया था, बस सारे लॉजिकल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिए गए चित्र में PQR क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है विद साइड इज 12 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। S एंड T आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ एंड PR। तो PQ का मिड पॉइंट है S और PR का मिड पॉइंट है T, दोनों मिड पॉइंट हो गए, यानी कि QT और SR मीडियन हो गई, और दोनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिल रही है वो पॉइंट जो है आपका सेंट्रॉइड G है। What is the area of shaded region? Shaded region का एरिया क्या है? मैंने आपको एक थ्योरी बताई है क्या, कि यदि सपोज कोई भी आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये आपका सेंट्रॉइड है G, तो सेंट्रॉइड से यदि आप तीनों वर्टिसेस को मिलाओ तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होगा। ये मैंने आपको थ्योरी बताई है, 1/3 होगा, वही होगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्वेश्चन खत्म, अब इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है PQR वो कितनी रखी है 12 सेंटीमीटर, मुझे पता है जब साइड 2 तो एरिया √3, साइड 12 यानी कि कितनी 6 गुना, तो एरिया 6 का स्क्वायर यानी कि 36√3। तो ये तो हो गया आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR का एरिया 36√3। मुझे सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड एरिया है क्या, ट्रायंगल QGR, जो शेडेड एरिया है पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होगा, यानी कि कितना 12√3, आंसर कितना आएगा 12√3, बी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट? आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। In the following figure, the area of an equilateral triangle PQR has an area of 756√3 मीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 756√3। पॉइंट A और B जो है मिड पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट A एंड B आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या है? मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यदि आप इस तरीके से आप दो मीडियन खींचते हो, ये आपका सेंट्रॉइड बनेगा, तो सेंट्रॉइड और दोनों मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा, जो शेडेड रीजन बनेगा, ये पूरे ट्रायंगल PQR के एरिया का 1/12 होगा। मैं आपको बता चुका हूं 1/12 होगा। पूरे ट्रायंगल PQR का एरिया दिया कितना है 756√3, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 6 72, 12 3 36, 63√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन द फिगर गिवन बिलो AD बराबर AE बराबर 4, दिए गए चित्र में ये जो आपका AD है और ये जो AE है दोनों की लंबाई इक्वल इक्वल दी है 4 4, कोई समस्या नहीं। BD बराबर CE बराबर 2, तो BD भी आपको 2 बताया है, CE भी आपको 2 बताया है। एंगल ADE 60 डिग्री, तो एंगल ADE यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्री का बोला है। क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपसे AB की लंबाई पूछी है। तो दो तरीके हैं, अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा पूरा, या तो आप इसमें कोसाइन रूल लगा दो ट्रायंगल ADB में, वहां से भी साइड AB की वैल्यू आ जाएगी। या फिर एक दूसरा तरीका देखते हैं, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। अगर मैं ट्रायंगल ADE त्रिभुज ADE को ध्यान से देखूं, ये 4 ये 60 है तो ये भी 60 होगा। थर्ड एंगल कितना बचा, ये भी 60 बचा। 60 60 60 ट्रायंगल ADE क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया समबाहु त्रिभुज। अगर ये 4 है तो ये साइड DE ये भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4। आपसे AB की लंबाई पूछी, यदि मैं यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये परपेंडिकुलर डालोगे इजीली। अच्छा, ये तुम्हारा BD कितना दिया है 2, ये जो तुम्हारा DE है ये तुम्हारा पूरा 4 था, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी 2, हाफ हाफ हो जाएगा ना, हाफ हाफ हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा।
अरे मीडियन है, डिवाइड करती है 2 2 हो जाएगा। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एडीई है, इसकी साइड 4 है, साइड 4 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? हाइट हो जाएगी 2√3। हाइट कितनी हो जाएगी? 2√3। यदि मैं इसको एफ मान लेता हूं तो एएफ कितना हो जाएगा? 2√3। साइड 4 है, हाइट कितनी हो जाएगी? 2√3। यदि हम ट्रायंगल एएफबी में देखें, त्रिभुज एएफबी में, त्रिभुज एएफबी में कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल एएफबी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, जिसमें ये साइड कितनी है? 2√3 और ये साइड बीएफ कितनी है तुम्हारी? 2 + 2 4। कितनी है? 2 + 2 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहां पे। एबी का जो स्क्वायर होगा वो तुम्हारा 4 का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, ये होगा। ये देखो बीएफ कितना आएगा तुम्हारा? 2 + 2 4 का स्क्वायर, एएफ कितना आएगा? 2√3 का स्क्वायर। तो यहां से ए बी स्क्वायर जो होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4 3 12, तो ए बी स्क्वायर आएगा तुम्हारा 16 + 12 28। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ए बी बराबर 2√7 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई 2√7 सेंटीमीटर आ गया। वर्बली भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना? कोसाइन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया। ये 4 ये 4 ये 4, यहां से परपेंडिकुलर डाल 90 डिग्री का एंगल, ये 2 है तो ये भी तुम्हारा 2 दे रखा है, 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आसानी से आ गई 2√3, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट ना, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी लोग। इन द गिवन फिगर लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग पी क्यू आर एस बना हुआ है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनफाइनाइट टाइम्स। और इस तरीके से देखो ये स्क्वायर बना हुआ पी क्यू आर एस, फिर उसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर एक और स्क्वायर बना हुआ है, एक और स्क्वायर बना हुआ है, इस तरीके से इनफाइनाइट स्क्वायर बना रखे हैं। यदि पी क्यू आर एस ये जो स्क्वायर है इसकी साइड यदि एक यूनिट हो, देन फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द स्क्वायर्स इन द फिगर। तो इसमें जितने भी स्क्वायर बने हुए इस फिगर में, उन सबके पेरीमीटर परिमापों का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, पहले समझते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना, कि सम ऑफ पेरीमीटर्स, सम ऑफ पेरीमीटर्स, ये सवाल आ सकता है पेपर में, ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर्स इन ए ट्रायंगल, ये चीज है क्या? ध्यान से समझेंगे सभी लोग। सपोज मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल एबीसी। सपोज हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, मैं जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एबीसी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के बेस बीसी पे हमने साइड बीसी पे एक स्क्वायर बनाया, तो इस तरीके से स्क्वायर बनेगा। कोई समस्या किसी को, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा। अब फिर मैंने एक छोटा स्क्वायर और बना दिया, यहां पे एक स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। फिर मैंने एक स्क्वायर और बना दिया, वो यहां पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। फिर मैंने एक स्क्वायर और बना दिया, यहां पे वो इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके स्क्वायर बनते चले जाएंगे। इन सभी स्क्वायर जो अनंत स्क्वायर बनेंगे, इनके पेरीमीटर परिमापों का सम आपसे पूछा है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि मैं पॉइंट ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूं, ये एडी, तो ये एडी है आपकी हाइट। एडी क्या है? हाइट, एच। एडी क्या है? एच। लेकिन ये करस्पॉन्ड टू बेस बीसी होनी चाहिए, करस्पॉन्ड टू बेस बीसी। इक्विलेटरल, सॉरी, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 ही हाइट होती है। तो हमने बेस बीसी पे स्क्वायर बनाना शुरू किया, पहले बेस बीसी पे स्क्वायर, फिर अनदर स्क्वायर, फिर अनदर, फिर अनदर, और उन सबके पेरीमीटर का सम आपसे पूछा है। तो इन सबके पेरीमीटर का जो सम होगा, इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम होगा, वो होगा आपका 4h, 4 टाइम्स सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द स्क्वायर्स इक्वल टू 4h, हाइट का 4 गुना होगा। सम ऑफ पेरीमीटर्स of all the squares, sum of perimeter of all the squares बराबर 4h, क्लियर है? सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल दी स्क्वायर्स बराबर कितना होगा? 4h। ये आपको याद रखना है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में क्वेश्चन बन भी सकते हैं। लेकिन h हाइट आपको कौन सी लेनी? हाइट आपको उस बेस के करस्पॉन्डिंग लेनी है जिस बेस पे आपके स्क्वायर बन रहे हैं। बेस बीसी पे स्क्वायर बने तो बेस बीसी के करस्पॉन्डिंग हाइट आपको लेनी है, उसका 4 गुना। अब ये कैसे आया रिजल्ट, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर की साइड इसके बराबर दिखा सबको, इस स्क्वायर की साइड इसके बराबर, इस स्क्वायर की साइड इस लेंथ के बराबर, इस स्क्वायर की साइड इस लेंथ के बराबर। यानी कि मैं सभी स्क्वायर की साइड को ऐड करता चला जाऊं। यदि मैं सब स्क्वायर की साइड को ऐड करता चला जाऊं सभी स्क्वायर की साइड को, तो मुझे ट्रायंगल की हाइट एडी मिल जाएगी। ट्रायंगल की हाइट एडी मिल जाएगी। अरे कोई डाउट है किसी को? भाई यहां पे ध्यान से देखो, इस स्क्वायर की ये वाली साइड इसके बराबर होगी कि नहीं, एकदम सेम चीज है। स्क्वायर की ये वाली साइड इसके बराबर होगी कि नहीं, स्क्वायर की ये साइड इसके बराबर होगी कि नहीं। यानी कि मैंने स्क्वायर की सारी साइड को जोड़ता चला जाऊं तो मुझे ट्रायंगल की हाइट एडी मिलेगी, आराम से हाइट एडी मिलेगी, कोई समस्या नहीं। तो हाइट एडी यदि हमें मिलेगी, ठीक है ना, हाइट एडी, लेकिन मुझे तो पेरीमीटर निकालना है, तो साइड का सम तो आया तुम्हारा h, मुझे निकालना है पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? भुजा गुणा 4। तो मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हाइट h में 4 से। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक साइड को 4 बार इंक्लूड करना है, तो आपको 4h 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए, किसी भी टाइप का कोई ट्रायंगल हो, जब से स्क्वायर के पेरीमीटर का सम पूछा जाए, तो आप हमेशा क्या करोगे? 4h कर दोगे। जिस बेस पे स्क्वायर बनाए जा रहे हैं उससे करस्पॉन्डिंग हाइट निकालोगे, उसका क्या कर दोगे? 4 गुना। क्लियर है? चलिए अब देख लें, अपने इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। यहां पे ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर पी क्यू आर एस का स्क्वायर बना हुआ है मैक्सिमम साइज का। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है मैक्सिमम साइज का, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 1। आपसे पूछा इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम। तो यदि
स्क्वायर की साइड ये देखो 1 है, तो ये एंगल कितने का होगा भाई 60 डिग्री का, ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का। दिख रहा है ना सबको, ये 90 डिग्री का एंगल होगा और स्क्वायर की साइड 1 है, ये 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 30। अगर 60 डिग्री के सामने 1 है तो 30 के सामने कितना होगा 1/√3, यानी कि जो BS है कितना आएगा 1/√3, 1/√3। सिमिलरली ये भी 1 है, ये आपका कितने का 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 का एंगल है, 30 का एंगल। 60 के सामने 1 है तो 30 के सामने आर से कितना आ गया 1/√3, ये 1/√3। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये 1 है, ये 1 है, तो SR भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC की साइड की बात करूं तो साइड BC कितनी आ गई 1/√3 प्लस 1/√3 यानी कि 2/√3 प्लस 1। ये आ गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। BC कितनी आ गई 2/√3 प्लस 1, 1/√3 प्लस 1/√3, 2/√3 प्लस 1। कोई समस्या इसमें किसी को 2/√3 प्लस 1, ठीक है। ये आप इस तरीके से आपको स्क्वायर की साइड निकालनी होती है, हमेशा यही कॉम्बिनेशन बनाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसमें 90 30 60, ये 1 दे रखा है, 1/√3 1/√3 कंप्लीट कितना आ गया आपका 1 प्लस 2/√3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई बेस BC, ठीक है। मुझे निकालना है इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड BC ये है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी √3/2 इंटू 2/√3 प्लस 1, ये होगी कि नहीं। √3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट क्या होती है √3/2 गुना भुजा। लेकिन मुझे तो इन सारे स्क्वायर के परिमापों का सम चाहिए, तो परिमापों का सम निकालने के लिए मुझे 4 निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से। ठीक है, √3/2 की 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, √3/2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 आएगा, तो 1 प्लस √3/2 इंटू 4, ये आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3, ये आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन है बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। 4 प्लस 2√3। तो इतनी देर का सवाल था 10 सेकंड का। यदि आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या चीज है, ठीक है ना। यदि आपको इन सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम निकालना हो, एरिया में आपको बाद में निकालना सिखाऊंगा, यदि पेरीमीटर का सम निकालना हो तो हाइट का क्या कर देना, आपको 4 गुना कर देना। लेकिन हाइट कौन सी लेनी, जिस बेस पे आपके स्क्वायर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। आपको सभी स्क्वायर के पेरीमीटर का सम पूछा था, स्क्वायर की साइड बोली थी 1, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यानी कि स्क्वायर PQR इसका पेरीमीटर ही 4 आ गया। आंसर आपका 4 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है, ना ही ये आंसर पॉसिबल है। ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या था आपका बी ऑप्शन। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको पूरा मेथड से बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो बाकी के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में